नमस्कार दोस्तों। लीजिए साहब, रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, और जब से मुख्यमंत्री बनी हैं तब से वो सही कारणों से और कई गलत कारणों से लगातार चर्चाओं में बनी रही है। शीला दीक्षित के बाद उन पर एक बहुत बड़ा दबाव है। शीला दीक्षित ने 15 साल तक दिल्ली पर राज किया कांग्रेस की मुख्यमंत्री के रूप में, और उन्होंने हमेशा एक डेवलपमेंट करने वाली, एक विकास करने वाली महिला के रूप में अपनी इमेज को आगे बढ़ाया। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पर आई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, कुछ महीने के लिए आतिशी भी मुख्यमंत्री बनी, तो वो सरकार दूसरे पैटर्न पर चली गई। उसने एक लोकप्रिय सरकार बनने की कोशिश की, उसने फ्रीबीज वाली सरकार बनने की कोशिश की। उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि आपको दिल्ली में रहने के लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली में आइए और आराम से आप रहिए, आपको बिजली पानी किसी चीज़ के लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सरकार धीरे धीरे, इवेंचुअली धीरे धीरे गड्ढे में जाती रही, अलोकप्रिय होती रही, और साथ ही साथ जनता के बीच एक मैसेज ये गया कि साहब ये तो हमारे पैसे से ही हमें फ्रीबीज देने की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात ये रही कि यहाँ पर जो 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, वो ये मैसेज जनता में देने में विफल रही कि शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार के कार्यकाल में जो दिल्ली है उसका विकास कम हुआ है और उसमें गड़बड़ियां ज़्यादा हुई हैं। बीजेपी को भी ये काम करने में लगभग 2.5 दशक का समय लग गया, और 2.5 दशक के समय के बाद जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो उस पर परफॉर्मेंस दिखाने का ज़बरदस्त दबाव था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन पर सबसे ज़्यादा दबाव इस बात का था कि वो किस तरीके से बड़े बदलाव करें, देश को प्रगति की राह पर लेकर जाएं। और आप याद कीजिए कि 2014 से 2019 के बीच में नरेंद्र मोदी ने कई बड़े बड़े ऐसे फैसले किए जो सरकार के लिए एक तरीके से अलोकप्रिय भी रहे, जैसे कि नोटबंदी की वजह से नरेंद्र मोदी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। तो इस तरह के फैसले, बड़े फैसले लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2019 के मैंडेट का इंतजार किया, और जब 19 में उन्हें बड़ा मैंडेट मिला तो फिर उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। 370, 3 तलाक, राम मंदिर, इस तरह के काम हुए। लेकिन शीला दीक्षित के बाद अब रेखा गुप्ता जब पूरे 5 साल के लिए अभी सीएम बनी है, तो उनके सामने इस तरह की परिस्थितियां नहीं हैं। उन्हें जल्द से जल्द परफॉर्मेंस दिखानी है, जल्द से जल्द ये दिखाना है कि जो पिछली सरकार ने यहाँ पर किया था, उस सरकार ने दिल्ली को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया, और उसकी वजह से दिल्ली आज विकास में पिछड़ता हुआ एक राज्य बन गई है, जबकि देश की राजधानी है और यहाँ पर काम और तेज गति से होने चाहिए थे। तो उन पर परफॉर्मेंस का दबाव दोस्तों इस कदर है कि उनकी एक एक बात पर नज़र रखी जा रही है। अभी देखिए, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर कि साहब रमजान में राम का नाम आता है और दिवाली में अली का नाम आता है। ये बीजेपी वालों को और उनके कैडर के लोगों को पसंद नहीं आया। एक तरह से ये एक अलोकप्रिय और सेकुलर दिखने का जो उनका बयान था, ये उनके एडवर्स गया। इसे लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। लेकिन एक आधी गलती मुझे लगता है उन्हें माफ़ भी की जानी चाहिए। शायद उन्हें नौसिखिया हैं, समझने में अभी समय लगेगा। लेकिन जो पहला बजट उन्होंने कल पेश किया, उसमें उन्होंने, मुझे लगता है कि अपने अब तक के जितने भी नेगेटिव चीज़ें उनके बारे में सामने आई हैं, उन सब पर उन्होंने एक तरीके से कलम फेरने का काम किया है। इस बजट के लिए उनकी तारीफ की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र सरकार का पूरा पूरा सहयोग भी उन्हें इसमें मिलने जा रहा है, क्योंकि बजट का जो साइज है 1 लाख करोड़ का रखा गया है। 2 घंटे 18 मिनट तक रेखा गुप्ता ने स्पीच दी, जो शायद दिल्ली की विधानसभा में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने तो दी नहीं होगी। बाकी की तो मैं जानता ही नहीं हूँ, बाकी विधायकों को तो शायद इतना समय कभी मिलता भी नहीं होगा। तो उन्होंने एक बड़ा शानदार सा बजट पेश किया और बड़ा भव्य सा बजट पेश किया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों मुझे नज़र आई, जो मैं खासतौर से जिसका मैं संज्ञान करना चाहूँगा, और अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में इसका जिक्र करता रहा हूँ, वो है दिल्ली बसों में महिलाओं के लिए जो फ्री यात्रा है। देखिए, मैं महिलाओं का विरोधी नहीं हूँ, और पहले भी ऐसा बहुत बार होता रहा है कि त्योहारों के समय, भैया दूज के समय, रक्षाबंधन के समय सभी सरकारें, सभी राज्यों में फ्री बस सेवा देती रही है महिलाओं को। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में परमानेंट फ्री बस सेवा दे दी गई थी महिलाओं को।
एक पिंक टिकट मिलता था, जाइए वो पिंक टिकट लीजिए और फ्री सफ़र कर लीजिए। मैं इसका बड़ा घोर विरोधी शुरू से ही रहा हूँ। जो लोग मेरे वीडियो देखते रहे हैं, उनमें मैंने अपने कुछ निजी एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताए थे कि उस समय होता क्या था। देखिए, वैसे तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप समझिए कि जो कुछ भिखारी होते थे ना, वो भी बसों में सफ़र करने लगे थे। आज बंगला साहब पर भीख मांग ली, कल हनुमान मंदिर पर चले गए बस में बैठकर, फिर जो है रकाबगंज गुरुद्वारा चले गए, चांदनी चौक चले गए। इस तरह का भी काम होने लगा था। मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ कि मैं बस में 15 रुपए का टिकट देकर खड़े-खड़े गया हूँ कई बार, लेकिन फ्री वाले बैठकर जा रहे थे। ये एक तरीके से टैक्स पेयर के साथ एक बहुत ही गलत क्या कहना चाहिए कि नाइंसाफ़ी वाली बात हो रही थी। टैक्स पेयर्स के पैसे से आप अपनी फ्रीबीज़ बाँट रहे हैं। आप एक ऐसा वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं जो दिल्ली में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है और दिल्ली में जो सर्विस क्लास है, उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, रेखा गुप्ता के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो उसको जो पिंक टिकट वाली व्यवस्था है, उसको लागू रखें या उसको ख़त्म करें। अब देखिए, उन्होंने ख़त्म करने का भी फैसला किया है और इसे लागू रखने का भी फैसला किया है, लेकिन बहुत बढ़िया फैसला किया है। उन्होंने ये तय किया है कि दिल्ली में केवल उन्हीं महिलाओं को फ्री बस राइड मिलेगी डीटीसी की बसों में जो महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं, यानी कि जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड या वोटर आईडी है। उससे वेरीफाई होगा, एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा और उसके बाद उस स्मार्ट कार्ड से आप कहीं भी दिल्ली में जा सकते हैं। वो पिंक टिकट को छापने का भी खर्चा खत्म। लेकिन जो बाहर से दिल्ली से महिलाएं आएंगी, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आते हैं, उन्हें टिकट पे करना होगा और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है उनका। देखिए, मैंने कुछ डाटा निकाला। 2019 में अरविंद केजरीवाल ने यह योजना शुरू की थी, कोविड से 1 साल पहले, कि साहब दिल्ली की बसों में सभी महिलाओं को फ्री यात्रा होगी, पिंक टिकट फटवाइए और लेकर बैठ जाइए। लेकिन उसका घाटा देखिए सरकार को कितना हुआ। सब्सिडी के रूप में दिल्ली सरकार ने 2019-20 में 114 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में दिए। फिर अगले ही साल ये डबल हो गया, 217 करोड़ पहुंच गया। 2021-22 में 257 करोड़ पर ये पहुंच गया घाटा। 2022-23 में 400 करोड़ पर, 23-24 में 481 करोड़ पर, और पिछले साल 440 करोड़ ये रहा है। यानी कि पिछले 2 साल में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा दिल्ली सरकार ने केवल इस गुलाबी टिकट पर कर दिया है। ये कतई भी न्यायोचित नहीं है। इतना पैसा दिल्ली सरकार डीटीसी बसों को सुधारने में, उनकी सेवाओं को सुधारने में, उनकी कंडीशंस को सुधारने में अगर लागू करती तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। इसकी सभी जगह पर आलोचना की गई थी और मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है, ये दिल्ली सरकार को एक भयंकर घाटे से बचाने का काम लिया है। मैं सिर्फ इसी पे नहीं, कुछ और भी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं एक ये उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि आप फ्रीबीज के चक्कर में भैया देश को, प्रदेश को बर्बाद मत करिए। अगर आप किसी भी चीज को फ्री देने लगते हैं ना किसी को, तो फिर लोग उसकी वैल्यू करना पसंद बंद कर देते हैं। कुछ लोग बिना वजह भी घूमने लगते हैं। ये चीजें कतई भी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि ठीक है, जरूरतमंदों को दीजिए, गरीबों को दीजिए, महिलाओं को दीजिए, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो दिल्ली में रह रहा है, जिसके लिए डीटीसी की बस में सफ़र करना आवश्यक है, जिसे डीटीसी की बस में बैठकर अपनी नौकरी पर जाना है, अपने जॉब पर जाना है या बाजार में जाना है, उनके लिए ये उचित है। लेकिन कतई भी ये इस तरीके से मैं बिल्कुल भी उचित नहीं मानता कि जो भी आए, दिल्ली से बाहर का आए, कोई भी आए, सबको फ्री मिलने लगे। ये उचित नहीं है। तो ये एक बड़ा डिसीजन इसमें इन्होंने लिया है और ये जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा इसको। और ये भी बताया कि 2019 में जब इसे लॉन्च किया गया था, उसके बाद से 100 करोड़ पिंक टिकट बिक चुके हैं। समझिए, दिल्ली को गड्ढे में ले जाने के लिए ये अकेली एक योजना ही काफ़ी थी, और बाकी फ्रीबीज को आप छोड़ दीजिए। दूसरे जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने 2 घंटे 18 मिनट की एक स्पीच दी और उसमें अरविंद केजरीवाल पर ज़बरदस्त प्रहार भी किया। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर जो है बीजेपी काफ़ी सजग है। उन्होंने ये तय किया कि शीश महल को टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। एक नया टूरिस्ट सर्किट दिल्ली में डेवलप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय, लाल किला और भारत मंडपम, प्रगति मैदान, इन सब जगह को घुमाने के लिए, और उस जब सर्किट को डेवलप किया जाएगा, शायद लाल किला उसमें नहीं है, ये पुरानी चीज़ें नहीं है, उसमें जो नए संग्रहालय वगैरह मोदी सरकार में बने हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। उसमें यह भी तय किया गया है कि यहाँ का टिकट लगाया जाएगा और शीश महल को दर्शकों के लिए, टूरिस्ट के लिए एक घूमने वाली जगह बनाया जाएगा। घूमने वाली जगह बनाया जाएगा कि साहब आइए, देखिए
और यहाँ पर हो सकता है इसमें कुछ म्यूजियम वगैरह क्रिएट कर दिया जाए। इसमें ये भी लोगों को दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए साहब, अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए क्या बनवाया था, और ये बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी के लिए उनको एक्सपोज करने के लिए ये नितांत आवश्यक भी है। तो इस तरीके से आज तक का दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रेखा गुप्ता ने प्रेजेंट किया है। 1 लाख करोड़ का बजट है। पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया था, उससे ये 32% अधिक है। बहुत बड़ी हाइक है, इतना कभी नहीं रहा है दिल्ली का बजट। और उन्होंने ये भी कहा कि एक स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा और 60 सीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री के नाम से। पता नहीं उसकी क्या योजना है, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन टैलेंटेड बच्चों को लैपटॉप देने का जो एक उन्होंने ऐलान किया है, इसका भी फैसले का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स हैं उन बच्चों को यह दिया जाएगा। और दूसरे, फ्री बस सेवा पर पैसा खर्च करने के बजाय उन्होंने दिल्ली और एनसीआर के बीच में बढ़िया कनेक्टिविटी रखने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा है। देखिए, प्रदूषण दिल्ली की समस्या हर बार बनता है, इसके लिए सरकारें प्रयास करेंगी, लेकिन आपको पता है कि एक दिन में ये सब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें 300 करोड़ रुपए का एक इमरजेंसी बजट रखा गया है कि प्रदूषण अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उस समय आपात समय में क्या व्यवस्था करनी है, क्या चीजें करनी है, उसके लिए 300 करोड़ का एक बजट रखा गया है। तिहाड़ जेल में एक नया कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ये एक बड़ा दिलचस्प है मामला। 10 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। शायद मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लिए स्पेशल सेल बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़े बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से अंदर तो आना ही है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा बजट पेश किया है रेखा गुप्ता ने, और प्रोग्रेसिव बजट इसको मैं कहूँगा। इसमें फ्रीबीज का कम इसमें ऐलान किया गया है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ये नहीं है कि फालतू का खर्चा किया जा रहा है। इसमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई आने वाले समय में दिल्ली में सरकार को पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो इसलिए सारी चीज़ें फ्री नहीं दी जा सकती। प्रदूषण को 1000 करोड़ रुपया अलग से, 9000 करोड़ रुपए इसमें रखा गया है अलग से यमुना प्रदूषण के लिए। और दिल्ली की जो सीवरेज व्यवस्था है जो बड़ी खराब हो चुकी है, पीने के पानी में सीवर का पानी आता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, इसको सुधारने के लिए भी एक बड़ा प्रयास इसमें किया गया है। तो बजट दूरगामी है, डेवलपमेंटल है, विकास वाला है, फ्री बीज से दूर करने वाला है, और जनता को न्याय देने वाला है कि जो टैक्स पे करता है उसका मान सम्मान होना चाहिए। फ्री फंड में घूमने वालों को अब पे करना चाहिए। ठीक है, बाहर से लोग जो घूमने के लिए आते हैं वो टिकट लें। दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री रखने की जो व्यवस्था की गई है आधार कार्ड, वोटर कार्ड के आधार पर, मुझे उसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आता। तो एक तरीके से रेखा गुप्ता ने एक बढ़िया बजट पेश किया है, और निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार का सहयोग तो है ही। केंद्र सरकार के सहयोग के बिना तो कुछ संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो हमेशा केंद्र सरकार से पंगा ही रखा, कभी कोई सहयोग लेने की बात ही नहीं की। तो अब इस बजट के बाद मुझे लग रहा है कि रेखा गुप्ता को आने वाले 4-5 महीनों में परफॉर्म करने का अब समय भी आ रहा है। कुछ महीनों के बाद प्रदूषण का मामला शुरू हो जाएगा, उन्हें कंट्रोवर्सीज से भी दूर रहना होगा। मैं आशा करता हूं कि रेखा गुप्ता, मेरा वीडियो तो भले ही ना देख रही हूं, लेकिन जनता के माध्यम से ये मैसेज उन तक जरूर जा रहा होगा कि काम बढ़िया कीजिए, बहुत बढ़िया कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए कि आप जो बात कह रहे हैं उसका मैसेज क्या जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।